हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, भारत की सीमा में घुसकर फिर एक बार कर दिया ये काम। बताएंगे दोस्तों, जिसके बाद भारतीय सेनाओं ने दिखा दिया अपना दमखम। सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले, और इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तानी मुस्लिमों ने लहराया तिरंगा झंडा। जी हाँ, साथ में छलका उनका दर्द। बताएंगे भारत को लेकर क्या कहा दोस्तों इन्होंने, और साथ ही साथ बताएंगे जहां क्वाड शिखर सम्मेलन रद्द होने के बावजूद भी क्या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसकी सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे हम, और साथ ही साथ बताएंगे जहां रिजर्वेशन वाले टिकट पर रेलवे ने किया बहुत बड़ा बदलाव। आप सभी का जानना बेहद जरूरी। तो दोस्तों सारी जानकारी जरूरी आपको बताने वाले, तो बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश और भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, भारत की सीमा में घुसकर बार बार कर रहा ये हरकत। बता दें, सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से भारत में भेजे गए 2 ड्रोन को मार गिराया तथा 15 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन को पहली बार अमृतसर के रामकोट गांव में आधी रात के बाद मार गिराया गया। जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनने के बाद हवा में गोली चलाई और ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि 3 लोग ड्रोन से गिराई गई खेप को उठाने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि जवानों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन पर गोली चलाई, लेकिन वे हेरोइन से भरे 5 पैकेटों की खेप को छोड़कर वहां से भागने में सफल रहे। दूसरी घटना इसी जिले के कक्कड़ गांव में देर रात करीब 1:20 पर हुई, जब पाकिस्तान से एक ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस आया, जिसे सुरक्षा बलों ने गोली मारकर नीचे गिरा दिया। प्रवक्ता ने बताया कि इलाके की तलाशी के बाद संदिग्ध हेरोइन से भरे 5 पैकेट बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि दोनों घटनाओं में बरामद हेरोइन का वजन करीब 15.5 किलोग्राम है। जी हाँ, बता दें दोस्तों कि पंजाब पाकिस्तान के साथ 500 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा को साझा करता है, जिसकी निगरानी बीएसएफ करती है। यहाँ पिछले 3 से 4 साल से पड़ोसी देश से ड्रोन और मानव रहित यान यानी यूएवी के जरिए मादक पदार्थ, हथियार एवं गोला बारूद भेजा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है। और फिर अभी की ताजा जो ये खबर आई है, बेशक हमारी भारतीय सेना हर बार कामयाब रहती है इन मामलों में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जरूरतें खत्म नहीं होती और बार बार भारत में घुसपैठ का प्रयास करते हैं, चाहे वो आतंकवादी खुद हो या फिर मादक पदार्थ और हथियारों का पहुंचाना। ऐसे में आखिर अब भारत को क्या कदम उठाने चाहिए कि एक बार में पाकिस्तान ये समझ जाए कि भारत में दोबारा ऐसी चीजें ना भेजी जा सके। ऐसे में दोस्तों कमेंट करते हुए इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत से आकर दादाजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान में। जी हां, पाकिस्तानी मुस्लिम ने लहराया भारत का तिरंगा और साथ में छलका उसका दर्द। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947 में बंटवारा हो गया। इसके बाद कुछ मुसलमान भारत से जाकर पाकिस्तान में बस गए और कुछ यहीं रह गए। बंटवारे के 7 दशक बाद दोनों देशों की कहानी अलग अलग है। एक देश जहां अपनी आर्थिक तरक्की से दुनिया को हैरान कर रहा है, तो वहीं दूसरा अभी तक संकटों में ही घिरा हुआ है। कभी दिवालिया होने का खतरा तो कभी तख्ता पलट का खतरा। ऐसे में अब कुछ लोग जिनके पूर्वजों ने बंटवारे के समय पाकिस्तान को चुना, उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर है सयान अली। सयान अली अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं और अक्सर भारत की तारीफ में वीडियो शेयर करते रहते हैं। बता दें कि पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी भारत छोड़ने के लिए अपने दादाजी को कोसा था। उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि दादाजी ने वाट लगा दी हमारी पाकिस्तान को चुन के। अब ऐसे में सयान अली ने भी एक बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक शेयर किया है पोस्ट। तिरंगे के साथ उनकी इस फोटो को काफी लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं और ऐसे में इन्होंने हाथ में तिरंगा पकड़े सयान ने काफी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने लिखा कि दुनिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान की स्थापना धर्म के आधार पर की गई थी, ना कि इसीलिए कि दुनिया को इसकी जरूरत थी। इस पोस्ट को पढ़ने से सयान का दर्द भी साफ नजर आता है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे दादा दादी ने भारत के बजाय पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वे मुसलमान थे। पाकिस्तान जाना मेरे दादा दादी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल और सबसे बुरा डिसीजन था। जी हाँ, सयान की पोस्ट पढ़ने से पता चलता है कि उन्हें पाकिस्तानी होने का कितना बड़ा मलाल है, अफसोस है। उन्होंने लिखा, अगर मैं पाकिस्तान के बजाय आज भारत में होता तो मुझे सुरक्षा मसलों की वजह से अपना देश नहीं छोड़ना पड़ता। मुसलमान और हिंदू का भी दुश्मन नहीं थे। कुछ
असामाजिक लोग थे जो इन दोनों समुदायों को अलग अलग करना चाहते थे। बहरहाल आपको बता दें कि सयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। हाल ही में हनुमान जयंती पर उनका हनुमान चालीसा वाला वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ऐसे में ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान में रहकर, और वो भारत की तरफ जाने की और भारत की जमकर तारीफ उनके मुंह से सुनने को मिलती है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां क्वाड शिखर सम्मेलन रद्द होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, एंथनी अल्बनीज ने इसकी पुष्टि की है। बता दें अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बुधवार को कहा कि इसके बावजूद उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी जी सिडनी का दौरा करेंगे। अल्बनीज ने कहा कि वो उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से सवाल किया गया कि 24 मई को सिडनी में क्वाड की बैठक रद्द होने के बाद भी क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां आ रहे हैं। क्वाड नेताओं के सम्मेलन में अल्बनीज, मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को हिस्सा लेना था। अल्बनीज ने ब्रिस्बेन में एबीसी रेडियो से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अगले सप्ताह यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कारोबारी बैठकें भी करेंगे और सिडनी में ओलंपिक स्थल पर होम बुश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। जी हाँ, अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा आखिर ये क्वाड बैठक रद्द क्यों हुआ, तो आपको बता दें दोस्तों 13 दिनों में क्या डिफॉल्ट हो जाएगा अमेरिका। घबराए जो बाइडेन के विदेशी दौरे कर दिए गए हैं रद्द। आखिर कितना बड़ा है अमेरिका पर यह संकट जिसकी वजह से क्वाड को रद्द करना पड़ा और जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर दिया है, और यही सबसे बड़ी वजह रही कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्वाड के बैठक को ही रद्द कर दिया है। आपको बता दें ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 13 दिनों में डिफॉल्ट हो जाएगा अमेरिका। बता दें व्हाइट हाउस ने मंगलवार को पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कई विदेशी दौरे रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि अमेरिका के ऊपर आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से जो बाइडेन को अमेरिकियों ने घेर लिया है। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी का दौरा कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि फिलहाल वो अमेरिका की घरेलू स्थिति को संभालने की दिशा में काम करेंगे। जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होने से उनका क्वाड बैठक भी रद्द होना पड़ा। अमेरिका की वित्त मंत्री की माने तो देश 1 जून को डिफॉल्ट हो सकता है, यानी 13 दिनों के बाद अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी परिणाम होंगे, और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो बाइडेन अब घबरा चुके हैं और वो लगातार विदेशी दौरे को रद्द कर रहे हैं। बहरहाल जापान दौरा अभी रद्द नहीं हुआ है, वो हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, इसी से जुड़ी, जहां अमेरिका की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने के खतरे के बीच भारत ने संभाला मोर्चा। जी हां, जयशंकर जी ने दुनिया को दे दी अब ये सलाह। बता दें भारी भरकम कर्ज में डूबे अमेरिका की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने के खतरों ने पूरी दुनिया को आशंकित कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अमेरिका में आर्थिक बदहाली हुई तो दुनिया का इसमें अन्य देश भी तबाह हो सकता है। ऐसे में पूरे विश्व पर भीषण आर्थिक मंदी छा सकती है, जहां से उबर पाना फिर किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। और इस बड़े खतरे के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदार वृद्धि भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कहे जाने वाले कंट्री का जब ये हाल है तो अन्य देशों का क्या ही होगा, और इसी वजह से सारे देश घबराए हुए हैं। बहरहाल आप लोग एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सही राय देना चाहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पर, कैसे हर किसी को डूबती अर्थव्यवस्था के बाद भी संयम बरतना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां ताइवान को तबाह कर देंगे। जी हां, चीन ने दे दी खुली चेतावनी। अमेरिका की इस हरकत से बौखला गया ड्रैगन। बता दें चीन लगातार ताइवान को लेकर फिर अपना आक्रामक रुख दिखा रहा है। चीन की सेना ने मंगलवार को कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता की किसी भी तरह की कोशिश को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन की ओर से ये बयान तब आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ताइवान को नए रक्षात्मक हथियारों की बिक्री में तेजी लाएगा। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान केफई ने ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक बयान में कहा है कि अमेरिका और ताइवान की सेनाओं के बीच आदान प्रदान में हालिया वृद्धि बेहद गलत और खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सैन्य प्रशिक्षण और तैयारियों को लगातार बढ़ा रही है। सेना बाहरी हस्तक्षेप के प्रयासों के साथ साथ ताइवान के अलगाव के किसी भी रूप को पूरी तरह से तोड़ देगी और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी तरह से रक्षा करेगी। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां आखिर इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा आखिरी ट्वीट है। जी हां, आखिर क्या होने वाला है पाकिस्तान में, किस बात का डर है इमरान खान को। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान
इमरान खान ने बुधवार को पाकिस्तान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 9 मई की हिंसा एक सोची समझी साजिश थी जिसे हमारे पार्टी को बैन करने के लिए रचा गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि मुझे फंसाने के लिए पाकिस्तान में हिंसा की गई। मेरे पास सबूत है कि पीटीआई पर बैन लगाने के लिए ये सोच समझकर रची गई साजिश थी। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। सारा मुल्क तबाही के रास्ते पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी हत्या की साजिश की गई, लेकिन किसी तरह मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। मेरे लोगों ने ना तो कभी फौज पर निशाना साधा और ना ही किसी तरह का दंगा किया। मैंने 12 चुनाव जीते हैं, लेकिन मेरे साथ आतंकी जैसा बर्ताव किया गया। ऐसे में जब इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेरा गया दोस्तों, पूरे इलाके को घेर लिया गया और बताया गया कि 30 से 40 आतंकवादी इमरान खान के घर में घुसे हैं, जिस पर इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने सुना है कि मेरे घर में 40 आतंकी छिपे हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर 40 आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं तो इससे मेरी जान को भी खतरा है। आप सर्च वारंट लेकर आएं और इन दहशत गर्दों को लेकर ढूंढ कर दिखाएं। मैं खुद आपको पूरा घर दिखाऊंगा और देखना कि कितने दहशत गर्द छिपे हुए हैं। इमरान ने कहा कि हमारे 25 लोग शहीद हो गए हैं, 700 लोग गोलियां खाकर अस्पताल में भर्ती हैं, हमारे 7,500 लोग जेल में बंद हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने की साजिश है। इस मामले को सुलझाना होगा और इसे लेकर बैठकर बात करनी होगी। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, इमरान खान ने दावा किया कि उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मेरी अगली गिरफ्तारी से पहले शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट होगा। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां मिसाइल भंडार बढ़ाने की चौतरफा रणनीति पर तेज हुआ काम। इस बार चीन से धोखा नहीं खाएगा अपना भारत। जी हाँ, चीन के साथ संघर्ष लंबा खिंच गया है। बातचीत और बैठकों के तमाम दौर के बीच आश्वासन पर आश्वासन मिले, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। सलामी स्लाइसिंग की नीति के तहत अतिक्रमण की पुरानी वारदातों के कारण चीन पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी ही वक्त की मांग है। भारत इसी मांग को पूरा करने में जुटा है और चीन की चुनौतियों के मद्देनजर अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए मिसाइलों का भंडार तेजी से बढ़ा रहा है। इस भंडार में छोटी और लंबी दोनों दूरी की मिसाइलें शामिल की जा रही हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के खेमे में तबाही तो बर पाएंगी ही, परमाणु प्रतिरोधों के रणनीतिक त्रिकोण का भी एक मोर्चा बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद वायुसेना को 120 प्रलय मिसाइलें खरीदने की शुरुआती अनुमति पहले ही दे जा चुकी है। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां G20 डेलीगेशन की मेजबानी को कश्मीर का फेमस स्काई रिजॉर्ट हुआ तैयार। 2019 के बाद पहला बड़ा आयोजन बता दें, कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग कई दशकों में पहली बार एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। गुलमर्ग विकास प्राधिकरण यानी GDA के अधिकारियों ने दावा किया है और कहा है कि प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट हाई प्रोफाइल G20 कार्यक्रम के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक 22 से 24 मई के बीच कश्मीर घाटी में हो रही है, जबकि 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विचार विमर्श श्रीनगर में होगा। विदेशी प्रतिनिधियों को 23 मई को गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर भी लेकर जाया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला है। बता दें, गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के CEO गुलाम जिलानी जरगर ने कहा कि पर्यटन स्थल प्रतिनिधि मंडल की अगवानी के लिए पूरी तरह तैयार है। स्थानीय लोगों ने भी इस आयोजन का दिल से स्वागत करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन से पर्यटन क्षेत्र खासकर गुलमर्ग को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी खुश है कि अपने भारत में और भारत के कश्मीर में यह आयोजन हो रहा है और देश विदेश के लोग इसमें शिरकत करेंगे और देखेंगे कि श्रीनगर में कितनी ज्यादा शांति है और पाकिस्तान जिस प्रकार से झूठे प्रचार करता है श्रीनगर कश्मीर के खिलाफ और भारत को लेकर जहर घोलने की कोशिश करता है कश्मीर मुद्दे पर, ऐसे में ये पाकिस्तान को करारा वाला जवाब होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बात करते हैं G7 समिट की जो जापान में होने जा रहा है, जहां पर जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बाइडेन की होगी स्पेशल बैठक। व्हाइट हाउस का बहुत बड़ा बयान बता दें, व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा कि उन्हें यानी जो बाइडेन क्वाड के अन्य सदस्यों के नेताओं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ भी मिलने
का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि इस महीने ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की बैठक होने वाली थी, लेकिन अमेरिका के कर्ज संकट में फंसने के बाद जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द हो गया है, जिसके बाद क्वाड की बैठक भी टल गई है। हालांकि बाइडेन जापान में G7 की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें बतौर गेस्ट भारत भी हिस्सा लेता है और पीएम मोदी जी G7 की बैठक के दौरान भारत के प्रतिनिधि रहेंगे। ऐसे में अब जापान में ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो बाइडेन जरूर मिलेंगे, और ये भी सबसे बड़ी वजह रही होगी ऑस्ट्रेलिया के दौरे को रद्द करने की, क्योंकि जब सारे नेता एक जगह जापान में मिल ही जाएंगे जो बाइडेन के साथ, तो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाने के विचार पर डगमगाता दिखाई दिया अमेरिका। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां मौलवी अब्दुल कबीर बने अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने किया नियुक्त। बता दें, तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अंखुदजादा ने बुधवार को मौलवी अब्दुल कबीर को अफगानिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। अफगानिस्तान की खामा प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद की बीमारी के कारण तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अंखुदजादा ने बुधवार को मौलवी अब्दुल कबीर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जी हां, मौलवी कबीर जो अफगानिस्तान के राजनीतिक मामलों के लिए उप प्रधानमंत्री थे, वो अब अंखुदजादा के ठीक होने तक तालिबान सरकार के प्रमुख के रूप में काम करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत ने कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन के विशेष दूत की टिप्पणी पर जताया ऐतराज, लगाई जमकर फटकार। जी हां, भारत ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। भारत ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत डॉक्टर फर्नांडी वारेंस की आलोचना करते हुए जम्मू कश्मीर पर उनके बयान को बेसलेस और अनुचित आरोप बताया है। सरकार ने कहा कि G20 अध्यक्ष के रूप में देश के किसी भी हिस्से में अपनी बैठकों की मेजबानी करना भारत का स्पेशल राइट्स है, विशेषाधिकार है, और संयुक्त राष्ट्र दूत को हमारे मामले में दखल देने का कोई राइट्स नहीं, कोई अधिकार नहीं। जी हाँ, बता दें कि यह प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा एक बयान जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के दौरान G20 बैठक आयोजित करना भारत द्वारा कश्मीरी मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक और अन्य अधिकारों के क्रूर और दमन का प्रयास है, जिसके बाद भारत ने लताड़ लगाते हुए ऐतराज जताया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां एक और ऐसी खबर जहां पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेल तनवीर का विवादित वीडियो वायरल, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मुंह में राम बगल में छुरी है। जी हां, पाकिस्तान के नामचीन क्रिकेटर सोहेल तनवीर की हिंदुओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे के जरिए हिंदू बनिए को अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उनसे सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी उन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल किया। बता दें कि ट्विटर पर इस 23 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोहेल तनवीर और पाकिस्तानी पत्रकारों ने हिंदुओं के बारे में कैसे बात की है। ये वीडियो क्लिप ATV लाइव नामक चैनल की है, जिसे पाकिस्तान अनटोल्ड के अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। इसमें सोहेल तनवीर अपने ट्रेनिंग पीरियड का जिक्र करते हुए हिंदू बनिए को गद्दार बता रहे हैं, और वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तब का वाकया है, मुझे बाद में मीडिया से ही इस बारे में पता चला, लेकिन अब क्या हो सकता है कि हिंदुओं की जमीयत ही ऐसी है, बस उन्होंने कर दिया जो भी था। इस पर महिला एंकर कहती है कि हाँ वो अच्छे से करते हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम। वही एक पत्रकार तनवीर को कहता है बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये हिंदू बनिए के बारे में है, जो आपको इसका पहले इल्म नहीं था क्या? बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी सोहेल तनवीर को, जिससे इनको रियलिटी पता चल सके? बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर आखिर कैसे फवाद चौधरी की अकल आई ठिकाने। पाकिस्तानी सेना है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ऐसे बयान देते दिखाई दिए। जी हां, पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार थी, उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय का जिम्मा फवाद चौधरी को मिला था। फवाद चौधरी ने भले ही मंत्री रहते कोई काम किया हो या नहीं, मगर एक चीज में वो लगातार करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की शय पर फवाद ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और सेना खुद उन पर शिकंजा कस रही है, और यही वजह है कि अब फवाद ने पाकिस्तानी सेना के कसीदे गढ़ते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। दरअसल फवाद चौधरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भाग रहे हैं। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा हुई थी, जिसके बाद ये सारा खेल रचा गया। बहरहाल बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां मोदी सरकार के 9 साल का जश्न पीएम करेंगे। विशाल रैली मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। बता दें, केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा ने व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 महीने तक चलने वाली इस कवायद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली, वरिष्ठ नेताओं की 51 जनसभाएं और जानी
जानी मानी हस्तियों से संपर्क सहित 1 लाख परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने की योजना है। सूत्रों ने बताया कि यह अभियान 30 मई से शुरू होने की उम्मीद है और ये 30 जून तक जारी रहेगा। पीएम मोदी ने 30 जून 2019 को प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करने के लिए 30 मई या 31 मई को एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मोदी सरकार के 9 साल की विभिन्न उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए 29 मई को मीडिया से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री उन राज्यों में मीडिया से बात करेंगे जहां पार्टी सत्ता में नहीं है। पार्टी की योजना हर लोकसभा सीट पर 250 प्रतिष्ठित परिवारों से संपर्क करने की भी है। जी हां, साथ ही साथ बता दें, जारी है कर्नाटक का नाटक। सीएम के लिए तीसरे नाम पर भी चर्चा। अगले 48 घंटे के भीतर हो सकता है बड़ा ऐलान। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस अब तक सीएम के लिए कोई नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी के अंदर इस पर गहन मंथन चल रहा है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के नाम सुर्खियों में छपे हैं, लेकिन अब अंदर खाने जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पार्टी के अंदर तीसरे नाम पर भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद के लिए लिंगायत और दलित नामों पर भी पार्टी चर्चा कर रही है। दलित और लिंगायत नामों पर जमकर चर्चाएं की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं और जी परमेश्वर जो दलित हैं, उनके साथ एक एमबी पाटिल लिंगायत के नाम पर भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अगले 48 घंटे में सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। बात करते हैं इसी से जुड़ी अगली खबर की, जहां सिद्धारमैया ने 3 सालों में आखिर क्या किया। डिप्टी सीएम पद से डीके शिव कुमार राजी नहीं, आला कमान को 2 टुक दिया जवाब। जी हां, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही मुख्यमंत्री पद के अलावा किसी अन्य पद के लिए राजी नहीं है। सूत्रों के अनुसार शिव कुमार ने कांग्रेस आला कमान को बता दिया है कि वे डिप्टी सीएम पद के लिए भी तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो कनकपुरा से विधायक और कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शीर्ष नेताओं से कहा है कि या तो सीएम पद या फिर कुछ भी नहीं। सूत्रों ने कहा कि डीके शिव कुमार ने यह भी पूछा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदार सिद्धारमैया ने 3 साल में क्या किया है। इससे पहले शिव कुमार के करीबी सूत्रों ने दावा किया था कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष को 6 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई थी। बहरहाल चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अब रिजर्व टिकट पर नाम बदलना हुआ आसान। रेलवे ने दी बड़ी छूट। क्या है नियम बता दें। अब पहले से रिजर्व किए गए ट्रेन टिकट पर आसानी से नाम बदल सकेंगे। रिजर्व ट्रेन टिकट पर नाम बदलने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्तर रेलवे यानी एनआर ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और कुछ नियमों में ढील दी है। अब उत्तर रेलवे के लगभग हर स्टेशन पर अधिकारियों को आवेदन लेने, आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने और यात्रा टिकट पर नाम बदलने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि उत्तर रेलवे के तहत कई महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं, जिसमें प्रयागराज, संगम जैसे प्रमुख स्टेशन और प्रयागराज में फाफा, मऊ और फूलपुर जैसे कई छोटे स्टेशन शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दलाल और बिचौलिए इन छूटों का फायदा न उठा पाए, इसके लिए कई जगह पर जांच की जाएगी। संशोधित नीति के तहत अगर कोई यात्री चाहेगा तो रेलवे 24 घंटे के भीतर कंफर्म टिकट पर नाम बदल देगा। रेल टिकट पर परिवार के सदस्यों के नाम बदलने का विकल्प लंबे समय से उपलब्ध था, लेकिन उत्तर रेलवे द्वारा इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार अब कई और छूट दे दी गई है। जी हाँ, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने भाइयों, बंधुओं में, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।